गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? होप सो अच्छे होंगे। तो चलिए जी, हम लोग अपनी नई वीडियो में साथ आए हैं जो स्टैटिस्टिक्स का हम पेपर सॉल्व कर रहे हैं, बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स सेकंड सेमेस्टर ईयर 2023। ठीक है, तो उसका हम सॉल्यूशन का जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो एक बार देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 मैं ऑलरेडी अपनी पिछली वीडियोस में सॉल्व कर चुका हूं बच्चों, माई सेल्फ सुधीर सर। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? इफ μ1 is equal to 30, μ2 40, μ3 50, sigma 1 square 15, sigma 2 square 25, sigma 3 square is equal to 5 are the mean values and the variances of three independently and normally distributed random variables x1, x2, x3 respectively। मतलब तीन इंडिपेंडेंट नॉर्मल रैंडम वेरिएबल हैं जिनके मीन आपको दिए गए हैं और जिसके वेरिएंस आपको दिए गए हैं। फिर वो कह कैलकुलेट करिए दैट एक्स रैंडम वेरिएबल लाइज बिटवीन 24 to 39 वेयर एक्स इज डिफाइंड एज 0.3 times x1 minus x2 plus 1.7 times x3। तो मेरे बच्चों, दिस इज व्हाट बेसिकली दिस इज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ x1, x2 एंड x3 जो कि क्या है? x के बराबर है। ठीक, एक रूल है स्टैटिस्टिक्स के अंदर कि दुनिया के कोई भी नॉर्मल रैंडम वेरिएबल्स हो, कितने भी रैंडम वेरिएबल्स हो नॉर्मल, उन सबका लीनियर कॉम्बिनेशन नॉर्मल को ही फॉलो करता है विद द कोरस्पॉन्डिंग मीन और विद द कोरस्पॉन्डिंग वेरिएंस। बच्चों, ये प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल रैंडम वेरिएबल में होती है, दुनिया के किसी और रैंडम वेरिएबल में ये प्रॉपर्टी नहीं होती। तो अब आपको क्या करना है? इतना कंफर्म गारंटी हो गई कि ये जो x है वो नॉर्मल को ही फॉलो करेगा विद मीन एक्सपेक्टेशन ऑफ x एंड वेरिएंस एक्सपेक्ट वेरिएंस ऑफ x, जो आपको कैलकुलेट करना है। उसके बाद हम इस प्रोबेबिलिटी पर काम करेंगे कि फाइंड दैट x लाइज बिटवीन 24 to 39। उसके बाद इस पे काम होगा बच्चों। ठीक है, तो सिंपल है, मैंने कुछ इंफॉर्मेशन ऑलरेडी लिख के रखी हुई है ताकि आपको जो है कंफ्यूजन ना हो किसी चीज का। पहले वाला रैंडम x1 नॉर्मल 30,15 को फॉलो करता है, x2 नॉर्मल 40,25 को फॉलो करता है, x3 नॉर्मल 50,5 को फॉलो करता है, और जो आपने x बनाया था वो कुछ इस तरीके से बनाया था। तो मैंने क्या बोला था कि सबसे पहले इतना तो गारंटी हो गया कि x नॉर्मल को ही फॉलो करेगा, x नॉर्मल को ही फॉलो करेगा विद द कोरस्पॉन्डिंग मीन यानी कि एक्सपेक्टेशन ऑफ x और विद द कोरस्पॉन्डिंग वेरिएंस यानी कि वेरिएंस ऑफ x। बस आपको मीन और वेरिएंस इसका कैलकुलेट करना होगा। तो कैसे? एक्सपेक्टेशन ऑफ x किसके बराबर होगा? आपको पता है 0.3 एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ x2 प्लस 1.7 एक्सपेक्टेशन ऑफ x3। मेरे बच्चों, सारी वैल्यू आप डाल सकते हो। 0.3 इंटू 30 माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ x2 40 माइनस प्लस 1.7 इंटू एक्सपेक्टेशन ऑफ x3 कितनी है? इंटू 50। ठीक है, सिंप्लीफाई कर लीजिएगा इस वैल्यू को, बहुत आसान है, ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। वैल्यू बनेगी आपकी 54। ठीक है, चलिए नाउ वेरिएंस ऑफ x, क्योंकि तीनों रैंडम वेरिएबल x1, x2, x3 इंडिपेंडेंट है तो कोवेरिएंस वाली टर्म ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगी। तो वेरिएंस ऑफ x जो बनेगा वो 0.3 का होल स्क्वायर वेरिएंस ऑफ x1 प्लस वेरिएंस ऑफ x2 प्लस 1.7 का होल स्क्वायर वेरिएंस ऑफ x3 बेटा। ठीक है बच्चों, बिल्कुल सिंपल है, वही होगा ना, a स्क्वायर वेरिएंस ऑफ x1 प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर वाली टर्म, कोवेरिएंस वाली टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी। तो इसको जब डालोगे तो 0.09 हो जाएगा, और वेरिएंस ऑफ x1 कितना है? वेरिएंस ऑफ x1 है 15। ठीक है, प्लस वेरिएंस ऑफ x2 कितना है? 25। ठीक है, नाउ प्लस 1.7 का स्क्वायर इंटू वेरिएंस ऑफ x3 कितना है? 5। ठीक है, जब वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो 40.8 बन के आ जाएगा, आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। ठीक है, तो अब
अल्टीमेटली आपने ये कह दिया x फॉलो कर रहा है नॉर्मल विद मीन 54 और वेरिएंस 40.8, ये आपने बना दिया। ठीक है, अब थोड़ा सा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये चीज बहुत सिंपल है। क्वेश्चन में एक्चुअली आपसे क्या पूछा गया है, प्रोबेबिलिटी बताइए दैट x लाइज बिटवीन 24 to 39। ठीक है, x बताइए 24 to 39। मेरे बच्चों, जब भी नॉर्मल का क्वेश्चन आता है, एक चीज को ध्यान रखिएगा, नॉर्मल का टेबल हमारे पास अवेलेबल नहीं होता, हमारे पास अवेलेबल होता है स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट का टेबल। तो आपको किसी को भी स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करने का मतलब है उस रैंडम वेरिएबल में से आप एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ दैट रैंडम वेरिएबल माइनस कर दीजिए और डिवाइडेड बाय ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन या अंडर द रूट ऑफ वेरिएंस आप डिवाइड कर दीजिए। सो कैन आई राइट दिस इज इक्वल टू 24 माइनस के 54 डिवाइडेड बाय अंडर द रूट ऑफ 40.8 इज लेस देन इक्वल टू x minus 54 divided by under the root of 40.8 is less than equal to 39 minus के 54 divided by under the root of 40.8। मैंने ऐसा जो है कैलकुलेशन आपके सामने थोड़ा सा लिख दिया। Now this is nothing but probability that minus के 4.69 is less than z। ये तो बेटा z बन जाएगा and now minus के 2.35 ऐसा मैंने लिख दिया। ठीक है, अब आप सिंपली जब इस चीज का वैल्यू नॉर्मल टेबल से देखेंगे तो 0.0094 आपको वैल्यू मिल जाएगी। सिंपल है बिल्कुल, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, थोड़ा सा बस आपको कैलकुलेशन करनी थी, बाकी सब चीजें बहुत इजी है। चलिए खैर, अगला पार्ट क्या था इसका एक बार देख लेते हैं। नेक्स्ट में वो कह रहा है कि कैलकुलेट करिए इस प्रोबेबिलिटी को, किस चीज की प्रोबेबिलिटी को, प्रोबेबिलिटी दैट x1 minus 2x2 is less than equal to 3x3। फिर कह रहा है कैन यू फाइंड दिस प्रोबेबिलिटी इफ पॉपुलेशन इज नॉट नॉर्मल एंड द सैंपल साइज इज 3, why and why not। तो सबसे पहले तो आपको जो बी पार्ट है उसमें क्या जो है डिस्कस करना है, क्या प्रूफ करना है, एक बार जरा उसको हम लोग देख लेते हैं। तो इस बार जो हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है वो थोड़ी सी डिफरेंट है। क्या प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, प्रोबेबिलिटी दैट x1 minus 2x2 is less than equal to 3x3। ये मेरा जो है मुझे फाइंड आउट करनी है प्रोबेबिलिटी। तो सबसे पहले बच्चों मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, दिस इज प्रोबेबिलिटी दैट x1 माइनस के 2x2 माइनस के 3x3 इज लेस देन इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर स्टार। तो मुझे एक्चुअली ये चीज फाइंड आउट करनी है। इसके लिए सबसे पहले मैंने क्या किया, लेट एक रैंडम वेरिएबल मैंने बनाया x विच इज इक्वल टू x1 माइनस 2x2 माइनस के 3x3। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, क्योंकि x1 x2 xn आया इंडिपेंडेंट है और नॉर्मल को फॉलो करते हैं, मीन वेरिएंस मुझे पता है, तो जो मैंने रैंडम वेरिएबल x बनाया इसका एक्सपेक्टेड वैल्यू मैं कैलकुलेट कर सकता हूं। ये वाला x पिछले वाले a पार्ट वाले x से डिफरेंट है, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ x किसके बराबर बनेगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 माइनस के 2 टाइम्स एक्सपेक्टेशन ऑफ x2 माइनस के 3 टाइम्स एक्सपेक्टेशन ऑफ x3। ठीक है बेटा, सारी वैल्यू जिसमें पुट करूंगा जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी माइनस के 200। सिंपल है बिल्कुल, कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है। नाउ जब आप वेरिएंस ऑफ x की बात करेंगे तो वेरिएंस ऑफ x1 प्लस 4 टाइम्स वेरिएंस ऑफ x2 प्लस 9 टाइम्स वेरिएंस ऑफ x3 सोल्व करोगे वैल्यू आ जाएगी 160। आप चेक करके देख लीजिएगा, चाहे कोई ऐसा इसमें जो है रॉकेट साइंस नहीं है मेरे बच्चों, बिल्कुल सिंपल है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको 2-3 चीजें डिफाइन हो गई। अगर मैं इसको x मान लेता हूं तो जो मेरा x है, चलिए ऐसे लिख देते हैं इसको, जो मेरा x है वो फॉलो करेगा नॉर्मल माइनस के 200 और 160। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी किस चीज का पूछा गया है आपसे, प्रोबेबिलिटी दैट x1 माइनस के 2x2 माइनस के 3x3
is less than equal to 0. Now this is what? Probability that this is less than x is less than equal to 0 ना. Now this is probability that x माइनस के मीन, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 200 डिवाइडेड बाय अंडर द रूट ऑफ 160. नाउ दिस इज लेस देन इक्वल टू 200 डिवाइडेड बाय अंडर द रूट ऑफ 160. समझ गया? अब माइनस माइनस क्योंकि ऑलरेडी माइनस है तो इसको थोड़ा सा कुछ इस तरीके से हमें लिखना पड़ेगा. नाउ दिस इज प्रोबेबिलिटी दैट z इज लेस देन इक्वल टू 200 डिवाइडेड बाय 160. ठीक है, इसको मैंने z लिख दिया. अब इसकी वैल्यू 15.81 बनेगी, तो दिस इज प्रोबेबिलिटी दैट z इज लेस देन इक्वल टू 15.81 एंड दिस इज बाय द नॉर्मल टेबल 0.99999 व्हिच इज अप्रोक्सीमेटली 1. तो जो आपका बी पार्ट का क्वेश्चन था वो क्या है, इतना प्रोबेबिलिटी आपको मिलेगा या व्हिच इज अप्रोक्सीमेटली 1 भी आप लिख सकते हो. ठीक है बच्चों, तो सिंपल था क्वेश्चन, ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं थी इसमें, है ना. अब कैन यू फाइंड दिस प्रोबेबिलिटी इफ द पॉपुलेशन इज नॉट नॉर्मल? नहीं कैलकुलेट कर सकते. उसका रीजन मैंने अभी बताया आपको. सिर्फ नॉर्मल रैंडम वेरिएबल में ही ऐसा कैरेक्टरिस्टिक होता है कि रैंडम वेरिएबल्स का लीनियर कॉम्बिनेशन नॉर्मल को ही फॉलो करता है. अगर ये रैंडम वेरिएबल x कोई और पॉपुलेशन को फॉलो करता तो आप उसका डिस्ट्रीब्यूशन नहीं बता सकते थे, प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट नहीं होती. स्पेशली जब सैंपल साइज स्मॉल था. तो अगर सैंपल साइज बड़ा होता, n इज ग्रेटर देन 30 होता सपोज, अब समझिएगा बात को क्योंकि यहाँ पे सैंपल साइज 3 लिखा है. अगर सैंपल साइज ग्रेटर देन 30 होता मेरे बच्चों, तो एक रूल आपने पढ़ा होगा CLT, सेंट्रल लिमिट थ्योरम. उस केस में हम ये कह देते कि एज n इज वेरी लार्ज सो x डिस्ट्रीब्यूशन इज अप्रोक्सीमेटली नॉर्मल. इन दैट केस हम नॉर्मल टेबल का इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन फिलहाल हम नहीं कर सकते क्योंकि सैंपल साइज 3 के बराबर है. चलिएगा, होप सो बच्चों समझ में आएगा. देखिए मैं थोड़ी बातें एक्स्ट्रा इसलिए भी बता देता हूं ताकि अगर इस बार मान लीजिए एग्जाम में आ जाए सैंपल साइज यहाँ पे कर दे 40 सपोज, तो फिर यस हम इसका प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर सकते थे बाय द CLT. तो थोड़ा सा सिर्फ यही नहीं होता कि आपके सामने जो क्वेश्चन है आप उसी को सोल्व कर दीजिए. नहीं बच्चों, आपको थोड़ी बहुत इधर उधर की नॉलेज भी होनी चाहिए, नहीं तो सब कुछ रटा हुआ माना जाएगा. और देखिए, रट के सेमेस्टर में पास होना बहुत आसान है. जब आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाएंगे, जैसे मान लीजिए आप IIT का MAE को एंट्रेंस देंगे या CUET देंगे या ISI देंगे, तो आपको बड़ी प्रॉब्लम आएगी. मैं आपको समझा देता हूं. तो क्योंकि हम लोग इन सब चीजों का कोचिंग कराते हैं अच्छे से, तो हमें पता है बच्चे कितनी प्रॉब्लम क्रिएट करके होते हैं, क्योंकि वो ग्रेजुएशन में जो उनको टीचर पढ़ाता है वो रटाता है उनको. आपको रटना नहीं है. इसीलिए हम लोग अब ग्रेजुएशन का कोचिंग हमने स्टार्ट किया है ताकि हम अपने बच्चे का बेस ग्रेजुएशन में ही तैयार कर सके. चलिए खैर बच्चों, थैंक यू वेरी मच.